आज की कैबिनेट मीटिंग में 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। सबसे पहला जो एजेंडा था, जो हमारे बच्चे BCA और BCB बच्चों को जो PGT के 369 पदों के संबंध में 3069 BC और BCB श्रेणियों से संबंधित युवाओं को एक बड़ी राहत देने का काम किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा HPSC द्वारा 23 जुलाई 2024 को विभिन्न विषयों में PGT के 3069 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन में HPSC ने लिखा था कि BCA और BCB श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना के अनुरूप नए प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता है। 16 जुलाई 2024 की अधिसूचना से पहले BCA और BCB प्रमाण पत्रों के लिए 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना मान्य थी और जैसा विज्ञापन में दी गई शर्त के अनुसार HPSC ने 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को वैध नहीं माना, जिसके परिणाम स्वरूप कई हमारे युवाओं की उम्मीदवारी, आवेदकों की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। इसके बाद वो पंजाब हरियाणा हाई उच्च न्यायालय के समक्ष कई रिटें उन्होंने दायर भी की। इसको ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत 2024-25 के दौरान 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए BCA, BCB नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्रों को भी सभी परियोजनाओं के लिए वैध माना जाएगा। आज ये कैबिनेट में फैसला लिया गया। आज के फैसले से हमारे प्रभावित काफ़ी जो आवेदक युवा थे उनको राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया भी निष्पक्षता और सुनिश्चितता से वो आगे बढ़ेगी। हमने आज मंत्रिमंडल में ये भी फैसला लिया है कि हमारे जो एग्रीगेटर है, लाइसेंस देने के लिए नियमों को फाइनल मंजूरी आज प्रदान की गई है। इसके लिए हरियाणा मोटर व्हीकल नियम 1993 के नियम 86A में बदलाव किया गया है। नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से NCR बेड़े में सिर्फ CNG, EV और स्वच्छ ईंधन वाली गाड़ियां ही शामिल होंगी। आज ये निर्णय किया गया। इससे राज्य के NCR जिलों में क्लीन मोबिलिटी में सुधार लाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। लाइसेंस देने के लिए एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स संस्थाओं का पंजीकरण एवं डेडिकेटेड पोर्टल
cleanmobility.haryana.transport.gov.in पर किया जाएगा। उनके मौजूदा वाहनों के डेटा का विवरण भी इसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इसके अलावा नियमों के तहत एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडर को यात्रियों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज सुनिश्चित करना होगा। ऑन बोर्डेड ड्राइवरों के लिए कम से कम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा तथा कम से कम 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस जरूर करवाना होगा। पैसेंजर की सहायता और शिकायत दूर करने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर्स भी बनाने होंगे, ये निर्णय लिया गया है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल की बैठक में हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग में अधीक्षक फील्ड कैडर के पद के लिए नए सेवा नियमों को भी मंजूरी दी गई है। नए नियमों के अनुसार फील्ड कैडर के पद पर प्रमोशन तथा डेपुटेशन के माध्यम से ये भरे जाएंगे, ये निर्णय लिया गया है। प्रमोशन के लिए पात्रता डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के रूप में 1 वर्ष का अनुभव या सहायक असिस्टेंट के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। डेपुटेशन के माध्यम से अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट के रूप में 1 वर्ष का अनुभव किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और मैट्रिक में एक विषय में हिंदी, संस्कृत या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ी होनी अनिवार्य है। ये इसमें आज मंजूरी दी गई है। और इसी प्रकार हमारे आज मंत्रिमंडल ने जो यूपीएस के संबंध में केंद्र सरकार के निर्णय 1 टाइम 1 वे स्विच सुविधा को राज्य में लागू करने की मंजूरी ये प्रदान मंत्रिमंडल द्वारा की गई है। इसके तहत हमारे यूपीएससी का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी एक बार यूपीएस से हरियाणा नई पेंशन योजना एनपीएस में स्विच कर सकेंगे। आज ये निर्णय लिया गया है। कर्मचारी किसी भी समय स्विच सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व तक ही इसका लाभ लिया जा सकेगा। निर्धारित समय सीमा में स्विच न करने पर कर्मचारी डिफ़ॉल्ट रूप में यूपीएस में ही बना रहेगा। दंड स्वरूप सेवा से हटाए गए या बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। आज मंत्रिमंडल ने जो अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर के बड़ा फैसला वो लेते हुए इन कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी है, जो हमारी औद्योगिक कॉलोनियाँ हैं। कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयाँ कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित हैं, वे सामूहिक रूप से पोर्टल पर आवेदन करके इस नीति का लाभ ले सकेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी ऐसी अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी। इनमें सड़क, पानी, बिजली, अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित होंगी। कैबिनेट ने आवेदन प्रक्रिया के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाने को भी मंजूरी दी है। नई व्यवस्था में अधिकृत
जो हमारे प्रतिनिधि भी उद्योगों की ओर से आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से राज्य भर के हजारों छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी प्रकार आज मंत्रिमंडल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी फार्मिंग के प्रोत्साहन के लिए स्वयं सहायता समूहों को भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। अब ग्राम पंचायतें हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को डेयरी स्थापित करने के लिए अपनी भूमि में से 500 वर्ग गज तक की भूमि पट्टे पर दे सकेंगी। यह पट्टा शुरू में 5 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा और डेयरी के संतोषजनक संचालन के आधार पर इसे और 3 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। शुरुआती में 5 साल की अवधि के बाद पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित उपायुक्त पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। और इसी प्रकार आज मंत्रिमंडल ने विकसित भारत के विजन के साथ विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार लगातार 3 गुना गति से कार्य कर रही है। पिछले 1 दशक में हरियाणा सरकार ने अपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी को भी इस तरह बनाया है कि वह भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने की राह में अहम योगदान दे सके। पिछले 5 वर्षों में हरियाणा ने एक अग्रणी औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए हरियाणा अब उद्योग, सेवाओं और वैश्विक व्यापार का प्रमुख केंद्र ये बना है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 तैयार की है, जिसे आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इन औद्योगिक नीतियों को तैयार करने से पहले हमने नई दिल्ली में 22 और 23 अप्रैल को उद्योगपतियों व व्यापारियों से बैठकें की गई ताकि उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाई जा सकें। इन बैठकों में हितधारकों से लगभग 109 सुझाव वो प्राप्त हुए। अधिकतर सुझावों को नीति में शामिल किया गया है। इससे पहले भी 2026-27 के बजट अभिभाषण में की गई 8 बजट घोषणाएं पूरी हो रही हैं, जो हमने बजट भाषण में कही थी। और हमारे संकल्प पत्र में भी उद्योगों से संबंधित हमारे 2 संकल्प थे, वे संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। साथियों, मेक इन हरियाणा इस नीति का उद्देश्य भी हरियाणा को देश का अग्रणी औद्योगिक और निवेश गंतव्य बनाना है। आज मंत्रिमंडल में अगले 5 वर्षों में प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश, 10 लाख नए रोजगार, निर्यात में व्यापक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में दशकों पुराने ए, बी, सी और डी ब्लॉक के वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 नई श्रेणियां बनाई गई हैं। एक प्राइम फोकस एरिया,
सब प्राइम एरिया, इंटरमीडिएट एरिया और कोर एरिया, ये 4 श्रेणियां अब बनाई गई हैं। अब इन सभी श्रेणियों में वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे, जिससे हर क्षेत्र का संतुलित औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा। अब औद्योगिक प्रोत्साहन केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रदेश के हर ब्लॉक तक पहुंचेंगे। नई नीति में उद्योगों के लिए आकर्षण वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिनमें पूंजीगत सब्सिडी, SGST, प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी और रोजगार सृजन प्रोत्साहन शामिल हैं। उद्योगों को 30% से 70% तक शुद्ध SGST प्रतिपूर्ति का ये लाभ मिलेगा। बड़ी इकाइयों को 7 वर्ष, मेगा इकाइयों को 10 वर्ष और अल्ट्रा मेगा परियोजना को विशेष पैकेज के तहत 12 वर्ष तक प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार कराने के उद्देश्य से रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर प्रति कर्मचारी ये 1 लाख रुपए तक किया गया है। जो पहले 48,000 था, अब इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए किया गया है। और इसके अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन और अग्निवीर पूर्व सैनिकों के लिए यह सहायता बढ़ा करके 1,20,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ये की गई है। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करने हेतु 45 कार्य दिवसों में भूमि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। और साथियों, हरित एवं सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्बन क्रेडिट, नवीनीकरणीय ऊर्जा, हरित भवन और शून्य ध्रुव अपशिष्ट प्रणाली जैसे प्रावधान ये शामिल किए गए हैं। यह नीति हरियाणा को निवेश, रोजगार, निर्यात और आधुनिक औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का ये कार्य करेगी। और इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए भी लगभग 9 औद्योगिक नीतियों को आज मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है। इनमें हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा टॉयज एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी 2026, हरियाणा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा आईटीज AI एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी नीति 2026 और हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति 2026, हरियाणा AVGC XR नीति 2026, हरियाणा डेटा सेंटर नीति 2026, हरियाणा एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2026 ये शामिल हैं। 9 औद्योगिक नीतियों को भी आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। साथियों, सरकार का लक्ष्य हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, AI, डेटा सेंटर, फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, AVGC, XR, खिलौना एवं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों का
अग्रणी केंद्र बनाना है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं निर्माण नीति 2026 के माध्यम से हरियाणा को देश का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। IMT सोहना में 500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। साथियों, फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेस निर्माण नीति के तहत 10,000 करोड़ रुपए निवेश और 20,000 रोजगार सृजन का ये लक्ष्य रखा गया है। ITEs और AI नीति 2026 के तहत गुरुग्राम में ग्लोबल AI सेंटर और पंचकुला में एडवांस कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित की जाएगी तथा 50,000 से अधिक युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इम्पैक्ट्स और एक्सीडेंट्स रियलिटी जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में निवेश, कौशल विकास, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2026 किसानों की आय बढ़ाने, फूड प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश तथा 30,000 नए रोजगार के अवसर पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। इस नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा, लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हरियाणा विकसित भारत के विजन में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथियों, हमने मंत्रिमंडल ने हरियाणा अभिलेखागार विभाग ग्रुप बी सेवा नियम 1992 में संशोधन को भी मंजूरी आज दी है। सहायक निदेशक पद के लिए डिप्लोमा इन आर्काइव्स कीपिंग के साथ अन्य समक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा को भी मान्यता दी गई है। अब डिप्लोमा इन आर्काइवल स्टडीज तथा डिप्लोमा इन आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट को भी पात्रता में आज शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत का ज्ञान अथवा उच्च शिक्षा में हिंदी विषय का अध्ययन अनिवार्य होगा। संशोधन से विभाग में रिक्त पदों को भरने में सुविधा होगी। पात्र उम्मीदवारों को दायरा भी बढ़ेगा। और साथियों, आज मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक प्लांट्स के नियमितीकरण को लेकर भी निर्णय लिया गया है। पुनर्वास योजना के तहत पहले आर्थिक एवं तकनीकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बड़े आकार के औद्योगिक प्लाट विकसित किए गए थे। पहले बड़े बड़े प्लाट थे। बदलती तकनीक एवं औद्योगिक परिस्थितियों के कारण बड़े औद्योगिक प्लाटों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा था, जिससे छोटे प्लाटों की मांग बढ़ रही थी। इस कारण कई प्लाट मालिकों ने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बड़े प्लाटों को छोटे हिस्सों में विभाजित करना शुरू कर दिया था। ऐसे अवैध सब डिवाइडेड प्लाट के कारण प्रशासनिक चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल ने नगर पालिका सीमा के भीतर इंडस्ट्रियल प्लॉट के नए सब डिवीजन तथा पहले से अवैध रूप से सब डिवाइडेड प्लाट्स
के नियमितीकरण के लिए भी नीति को आज मंजूरी दी है। यह नीति उन इंडस्ट्रियल प्लांट्स के मालिकों पर लागू होगी जो नए सब डिवीजन की अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं तथा उन इंडस्ट्रियल प्लांट को नियमित करवाना चाहते हैं जिन्हें पहले ही अवैध रूप से सब डिवाइडेड किया जा चुका है। नीति के अनुसार मूल इंडस्ट्रियल प्लांट का न्यूनतम क्षेत्रफल 1 एकड़ होगा तथा उसका संपर्क कम से कम 12 मीटर चौड़ी मौजूदा सड़क से होना भी आवश्यक है। ये निर्णय किया गया है। प्रत्येक सब डिवाइडेड तथा नए सब डिवाइडेड प्लांट का न्यूनतम आकार 500 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी प्लांट्स में हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के प्रावधानों के अनुरूप परिसर के भीतर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथियों, मंत्रिमंडल ने हरियाणा लोक सेवा आयोग ग्रुप बी राज्य सेवा विनियम 1999 में संशोधन को भी आज मंजूरी दी है। HPSC में परीक्षाओं व अन्य कार्यों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुपरिटेंडेंट के 2 तथा अकाउंटेंट ऑफिसर के 1 पद को आज स्वीकृति दी गई है। इसके बाद HPSC सुपरिटेंडेंट पदों की संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाएगी। हिंदी की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ा नियम भी बदला गया है। पहले 10वीं कक्षा तक हिंदी विषय में पढ़ाई अनिवार्य थी, लेकिन अब 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत में से कोई एक विषय होना या उच्च शिक्षा में हिंदी होना पर्याप्त माना जाएगा। साथियों, मंत्रिमंडल की बैठक में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत हिसार एयरपोर्ट पर विकसित होने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने का भी आज निर्णय लिया गया है। 2988 एकड़ भूमि के हस्तांतरण का स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ की जाएगी। यह भूमि हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित की जाएगी। इस फैसले से परियोजना पर लगभग 132 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा। यह परियोजना हरियाणा में योजनाबद्ध औद्योगिकरण को नई गति देने का काम करेगी। साथियों, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। परियोजना से बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हिसार क्षेत्र के आर्थिक विकास को और मजबूती मिलेगी। सरकार के इस फैसले से हरियाणा में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूती मिलेगी। साथियों, मंत्रिमंडल की बैठक में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA विभाग में अतिरिक्त पद सृजित करने संबंधी रेशनलाइजेशन आयोग को सिफारिशों को भी आज मंजूरी दी गई है। इससे FDA विभाग में वर्तमान में 582 पद स्वीकृत थे। अब इनकी संख्या बढ़कर के 1424 हो जाएगी। ये हमारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। साथियों,
मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम में अर्बन मोबिलिटी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए मंत्रिमंडल ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की संशोधित परियोजना लागत को 5,452.72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,266.54 करोड़ रुपए करने के संशोधन को भी मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी है। मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी सेंटर तक 28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी होगी, जिसमें 27 स्टेशन शामिल हैं। साथियों, हमने पिछले दिनों जो एक्साइज की के तहत एक OTS 2025 में हम लेकर के आए थे। 1 अप्रैल 2025 से ये 27 सितंबर 2025 तक ये लागू रही। लगभग 1,15,000 करदाताओं ने इस OTS के माध्यम से लाभ लिया है। 1234 करोड़ रुपए का बकाया भी माफ हुआ है। 267 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा भी हुए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये निर्णय किया है, मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात को मंजूरी मिली है कि राज्य में जो छोटे करदाताओं को राहत देने के लिए जो आज बकाया राशि की वसूली के लिए हरियाणा एक मुश्त OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2026 को आज मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ 1 जून 2026 से विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करके लिया जा सकता है। GST लागू होने से पहले के 7 नियमों के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए योजना लाई गई है। जिन करदाताओं की देय राशि 1 लाख रुपए की है, उनका संपूर्ण बकाया कर, ब्याज एवं पेनल्टी माफ किया गया है। इसमें 13,374 करदाताओं का लगभग 1,591 करोड़ रुपए का बकाया देय माफ होगा। बाकी करदाताओं के लिए कर राशि में छूट प्रावधान किया गया है। हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1973 के तहत कर छूट 1 लाख रुपए तक की राशि पर 100% की छूट दी गई है। 1 लाख रुपए से अधिक की राशि पर 70% की छूट दी गई है। 100% ब्याज तथा पेनल्टी सब के लिए माफ है। 100% ब्याज, 100% उसका ब्याज और जो पेनल्टी थी वो सब के लिए माफ की गई है। और स्कीम के तहत करदाताओं को संबंधित कर स्लैब से पहले की हर कर स्लैब में भी दी गई छूट का लाभ मिलेगा। जो इस स्लैब के अंदर स्कीम के तहत करदाताओं को संबंधित स्लैब से पहले की हर कर स्लैब में उस छूट को भी दी गई है, उसका लाभ मिलेगा। स्कीम के तहत करदाताओं की इच्छा अनुसार कुछ विशेष वर्षों एवं टैक्सों अधिनियमों में भी लाभ देने का प्रावधान किया गया है। राशि के भुगतान को आसान बनाने के लिए किस्त व्यवस्था भी की गई है। 5 लाख रुपए तक की निपटान राशि को एक मुश्त जमा करवाना होगा। 5 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक के लिए 2 समान किस्तें होंगी।
25 लाख रुपए से अधिक के लिए 3 किस्तें होंगी, ये प्रावधान भी किया गया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में पानीपत जिला के गांव चुकलाना में स्थित बाबा श्री खाटू श्याम धाम में बेहतर प्रबंधन और भक्तों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने श्राइन बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। इसके लिए आज मंत्रिमंडल ने हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम श्राइन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। इस बोर्ड में चुलकाना धाम की श्री श्याम मंदिर सेवा समिति के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य के तौर पर इसमें शामिल किया जाएगा। साथियों, आज मंत्रिमंडल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया कि आज की बैठक में मेवात कैडर में पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए विशेष प्रावधान को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रावधान से मेवात कैडर के रिक्त पदों पर शेष हरियाणा कैडर के योग्य उम्मीद अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर मिलेगा। साथियों, एचपीएससी द्वारा 2024 में दोनों कैडरों मेवात कैडर या शेष हरियाणा कैडर में 20 विषयों के कुल 3069 पीजीटी अध्यापकों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। इनमें से 282 पद मेवात कैडर के लिए और 2727 पद शेष हरियाणा कैडर के लिए निर्धारित किए गए थे। दोनों कैडरों में अधिकतर अभ्यर्थी कॉमन थे। उन्होंने शेष हरियाणा कैडर को चुना, लेकिन आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि शेष हरियाणा कैडर के जो योग्य अभ्यर्थी थे, जिनका चयन शेष हरियाणा कैडर में नहीं हुआ, ऐसे अभ्यर्थियों को मेवात कैडर में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। इस निर्णय से मेवात क्षेत्र में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिछले दिनों हमने अधिकारियों के साथ बैठ करके इसका पूरा एक एसओपी तैयार किया था, जिसकी मैंने चर्चा भी प्रेस के अंदर की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, विकसित भारत, मजबूत भारत, सशक्त भारत, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार भारत विकास की ऊंचाइयों को छुए, क्योंकि आज मिडिल ईस्ट की ऐसी समस्या हमारे सामने आई है। उस बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है, ये सभी भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम इस अपील को पर मानते हुए इसको आगे बढ़ाने का हम काम करें। सर, क्या भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मंत्रालय है और आपके सीएम की गाड़ियों को रिप्लेस कर सकते हैं, ताकि अगर भविष्य में ऐसी कोई आने वाले समय के अंदर बढ़ावा ईवी को बहुत भारी संख्या में मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं लगातार, अगर पिछले 2-3 सालों का ही आंकड़ा आप लोग देखें, बड़ी गति से ईवी गाड़ियाँ आज मार्केट के अंदर आई हैं, बढ़ रही हैं, और हम चाहते हैं कि ईवीज़ के ऊपर ज़्यादा लोग जाएं, जिससे पेट्रोल और डीजल के ऊपर निर्भर ना रहें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका आग्रह किया है कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर गति से जाना है, विकसित भारत की ओर गति से बढ़ना है। जैसे हरियाणा का जो बाउंड्री है वो 100-200 किलोमीटर के अंदर है, तो जो आपके सरकारी विभाग है इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल वो करेंगे ताकि पेट्रोल डीजल का बजट नहीं कहा है ना, इसके ऊपर बताया है मैंने, पूरा डिटेल में बताया है मैंने। पेट्रोल डीजल से महंगाई की भी चिंता है कि और सामान जो इससे ट्रैवल होता है महंगा हो सकता है, सब्जियां है या माल ढोने का सामान है, कुछ और नहीं। देखिए, जब पेट्रोल डीजल के अंदर कहीं इस प्रकार की बातें आती हैं, परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का कि 11.5 वर्षों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनके कार्यकाल में महंगाई बेलगाम हो गई थी, कोई अंकुश नहीं था, मजाक करते थे प्रेस के माध्यम में बैठ करके,
देश के लोगों के साथ, जिन्होंने वोट दिया था, मोदी जी ने उसके ऊपर बड़ा अंकुश लगा करके रखा है। आज तक जो गति से कांग्रेस के समय में महंगाई बढ़ी थी, इन 11 साढ़े 11 वर्षों में उस गति से नहीं बढ़ी है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट की समस्या आई है, ये चुनौती ये भारत की नहीं है, ये वैश्विक चुनौती है। और हम सब ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील किया है कि सभी भारत के लोगों ने इसमें हमें सहयोग करना चाहिए, और जब हम मिलकर के सहयोग करेंगे तो इससे हम पार निकलेंगे। सर, ईवी को लेकर के कोई पॉलिसी आने वाली थी कि शायद उसमें रजिस्ट्रेशन फ्री हो सकता था, ऐसी चर्चाएं थी कि ईवी को लेके आज कैबिनेट में ईवी को लेकर के कोई पॉलिसी आने वाली थी कि रजिस्ट्रेशन फ्री हो सकता है, ऐसा कोई विचार आया था? तो उसमें सब्सिडी भी है। नहीं, अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, परंतु उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो डीजल पेट्रोल वाला विषय काफी आपने खुद मंत्री ने अधिकारियों ने कर लिया है। एक उन्होंने कहा कि ऑनलाइन से मीटिंग हो, एक ये, दूसरा एक उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम। अभी तक शायद हरियाणा सरकार ने फैसला या चिट्ठी नहीं, मैंने उसी दिन ही कहा था। नहीं, आपको निर्देश तो नहीं जारी हुए ना कि अधिकारियों को? नहीं, हमने पूरा SOP, हमारे चीफ सेक्रेटरी बैठ के बात होगी थी, वो जारी हुआ भी है सारा का सारा। उसके अंदर मैंने प्रेस के अंदर भी ब्रीफ दिया था पूरा मैंने। हाँ, वर्क फ्रॉम होम भी हम उसके अंदर करेंगे। 2 दिन करेंगे, या 3, जैसे प्रधानमंत्री ने 2 दिन का, तो कुछ राज्यों में 2 दिन का, 3 दिन का बोला है, तो हम क्या जैसे कोरोना काल हम हर उस विषय को अडॉप्ट करेंगे जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है वो पूरी हो, उसको लेकर के हम पूरे उसके ऊपर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और इसको लेकर के हम नहीं, हमने हरियाणा के हर नागरिक से ये अपील किया है, हर व्यक्ति से अपील किया है, हम विपक्षी साथियों से भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये समय राजनीति का नहीं है, ये सहयोग का समय है और ये चुनौती वैश्विक है। मैं ये कहना चाहूँगा विपक्ष के लोगों को, चलो कोरोना के समय में तो आपने राजनीति कर ली, कोई बात नहीं, परंतु इसमें ना करें। हमें वहाँ भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी वैश्विक समस्या थी और ये भी वैश्विक समस्या है, इसको समझना चाहिए। हर व्यक्ति हरियाणा का इस बात को समझ भी रहा है और उसमें अपना योगदान भी दे रहा है, ऐसा नहीं है। और जरूरी नहीं है कि कोई छोटा काम हो कि हम गाड़ी लेके जाएं, हम पैदल भी जाकर के कर सकते हैं, साइकिल पर जाकर के कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक, और कहीं हमने बाहर जाना है हम ट्रेन से जा सकते हैं, ये हम इसके अंदर योगदान दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी, क्योंकि हम उसके अंदर वर्क फ्रॉम होम के तहत जो कार्य है, 1 दिन है चाहे 2 दिन है, उसके अंदर हम घर पे बैठ करके करेंगे। और वर्चुअली हमने कहा भी है, मैंने अपने प्रेस को जब मैं ब्रीफिंग दे रहा था, मैंने उसमें भी ये बात कही है कि बैठकें जो हैं, बैठ के हम फिजिकली तब जरूरी हो, बहुत ज़रूरी हो तब फिजिकली करें, अन्यथा हमारे पास सारे सिस्टम हैं, वर्चुअली हम बैठक कर सकते हैं। इससे क्योंकि उस अभियान को एक मजबूती मिलेगी, गति भी मिलेगी। सर, इसमें विस्तृत जो SOP है हम सप्लाई करते हैं। हाँ, वो सारा वो बना है। एक विषय कई दिनों से आपके ध्यान में लाया जा रहा है, कुछ विपक्ष के दलों द्वारा भी, और कुछ आपके पास वैसे भी खबरें आती रहती हैं। आज INLD ने भी HPSC ऑफिस के बाहर एक धरना दिया है। एक बात ये बार बार आ रही है कि जनरल कैटेगरी की जो अनुसूचित सीटें हैं, उन पे भर्ती बाहरी राज्यों की भी हो रही है। ये विषय क्या राजनीतिक है या ये मेरिट पे दिए जाने वाली बात को, प्रथा को आगे बढ़ रहा है, क्या विषय है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों ही दलों ने, चाहे कांग्रेस है और चाहे INLD है, कभी भी मेरिट को प्राथमिकता नहीं दी। अगर ये लोग मेरिट को प्राथमिकता देते तो आज जो विश्वास युवाओं का बड़ा है, इनके समय में जो विश्वास गिरा था वो गिरता नहीं, वो विश्वास नहीं गिरता। माँ बाप का भी गिरा था, बच्चों का भी गिरा था, अभी पढ़ने से नौकरी नहीं मिल रही। अब क्योंकि ये सिस्टम है, HPSC का सिस्टम है
और ये बाकायदा इसको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आप ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना चाह रहे हैं तो इसके अंदर तो फिर बाहर से भी अप्लाई करते हैं बच्चे, ओपन है, सब करते हैं अप्लाई। उसके अंदर ऐसा नहीं है, ये तो राजनीतिक स्टंट है इनका। अपनी तरफ तो ये देख नहीं रहे, ये तो हाजिरी लगवाने की उम्र है। या तो गलती हो, गलती बताओ भाई, कोई गलती हो ना वो बताएं। हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश में लग रहे हैं, हमारे बच्चे पंजाब में लग रहे हैं। हमारे बच्चों में क्वालिटी है। हमारे बच्चे यूपीएससी के अंदर कितनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं आप भी बिहार के बन गए हैं। जी, सभी जगह जा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं बच्चे।